गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज के इस व्याख्यान में क्लोनिंग पार्ट 2 के रूप में मैमल्स के अंदर क्लोनिंग की विधि, जिसमें डोली भेड़ की क्लोनिंग कैसे हुई, उसकी पूरी प्रक्रिया, न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक, ह्यूमन क्लोनिंग, जीनोमिक रिसर्च आदि टॉपिक्स पर और इसके अलावा एडवांटेजेस ऑफ जीनोमिक रिसर्च पर थोड़ा थोड़ा शेयर करूंगा। क्लोनिंग के लिए ब्लैक माउथ शीप भेड़ और वाइट माउथ शीप पेरेंट्स के रूप में लिया था। ब्लैक माउथ शीप से ओवम लिया और उसका न्यूक्लियस निकाल दिया। उस ओवम का न्यूक्लियस क्या किया? निकाल दिया, डी न्यूक्लिएटेड कर दिया, ई न्यूक्लिएटेड कर दिया। और इस बिना न्यूक्लियस युक्त एग की कोशिका को एक पेट्री डिश में लेकर उसमें वाइट माउथ शीप जो थी उसका स्तन से, मेमरी ग्लैंड से सेल लेकर के और उसके न्यूक्लियस को इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो मेमरी ग्लैंड की जो सेल थी उसको ई न्यूक्लिएटेड ओवम के साथ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके विद्युत स्पार्क के द्वारा उसको फ्यूज कराया और फ्यूज्ड एग सेल अंडरगॉन क्लीवेज, अर्थात फ्यूज्ड जो एग सेल थी वो फिर क्लीवेज के अंदर प्रवेश कर जाती है, विदलन की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाती है। इस डायग्राम में आप देखिए विदलन हो रहा है। यहाँ दोनों पेरेंट्स की सोमेटिक सेल और दूसरे एनिमल की स्तन से ली हुई कोशिका ली जिसमें न्यूक्लियस था, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक वोल्ट से आपस में फ्यूज किया है यहाँ पर और क्लीवेज प्रारंभ हुआ। क्लीवेज होने के बाद इसको एक किराए की मदर या सरोगेट मदर जो दूसरी शिप थी उसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया। इम्प्लांटेशन इन यूट्रस ऑफ ब्लैक माउथ शिप, और वहाँ गर्भ विकसित हुआ एक सरोगेट मदर के अंदर और बर्थ ऑफ डोली शिप हुई। ये डोली शिप है विद वाइट आई या वाइट माउथ डोली शिप विकसित हुई। इस प्रकार से डोली भेड़ के क्लोनिंग की क्रिया संपन्न हुई थी। और जिस भेड़ से डोली के लिए स्तन कोशिका ली गई थी उसकी मृत्यु डॉली के जन्म से पूर्व हो गई थी। डॉली की सरोगेट मदर काले मुंह वाली भेड़ इसलिए ही चुनी गई थी ताकि उत्पन्न होने वाली संतान क्लोन है यह सिद्ध हो सके। डॉली के जन्म को 6 माह तक प्रकाशित नहीं किया गया, छुपाए रखा था, और 22 फरवरी 1997 को रोजलिन इंस्टीट्यूट ने डॉली के जन्म को पब्लिक किया, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया। डॉली के जन्म के समाचार से साइंटिस्ट कम्युनिटी में, रिलीजियस लीडर्स में, धार्मिक नेताओं में, राजनीतिक विधिवेत्ताओं में बहस छिड़ गई, क्योंकि ये नैतिकता का प्रश्न इन्होंने उठाया और कोई नैतिकता की दुहाई देता था तो कोई क्लोनिंग के घातक प्रभावों को लेकर कमेंट करता था, और कुछ डॉली के व्यवहार को लेकर आशंकित थे। किंतु यह सामान्य शांत प्रकृति की भेड़ थी। इसने सामान्य रूप से प्रजनन भी किया और 13 अप्रैल 1998 को एक मेमने को जन्म भी दिया जिसका नाम बोनी रखा गया। मतलब ये जो बोनी बच्चा था ये डॉली जो क्लोनकृत भेड़ थी
उससे उत्पन्न हुआ। और बोनी का पिता एक सामान्य वेल्स माउंटेन भेड़ा था जिसका नाम डेविड था। और इसी जनक से डॉली से 3 मेमने उत्पन्न हुए। इनमें से 2 नर व 1 मादा था। डॉली की मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हुई। इसे फेफड़े का लंग्स का संक्रमण हो गया था और चिकित्सकों ने असाधारण रोग होने के कारण उसे बजाय चिकित्सा देने के चिर निद्रा में सुला दिया था, अर्थात इसको मृत्यु दान किया था। और कुछ लोगों की मान्यता थी डोली जन्म के समय ही 6 वर्ष की आयु की थी, अतः इसमें जल्दी बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होने लगे थे। डोली का जीनीय पदार्थ 6 वर्षीय भेड़ से प्राप्त किया गया था, इसलिए इसकी जन्म के समय ही आयु 6 वर्ष मानने लग गए थे कुछ लोग। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डॉली के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही क्लोनिंग द्वारा 2 मंकीज नेती व तित्तो के जन्म की घोषणा की थी। और ये वानर अमेरिका के ऑरेगन रीजनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर ने क्लोनिंग द्वारा तैयार किए थे। नेति से इसका आशय न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर इफेक्ट से था। चीनी साइंटिस्ट ने 12 मार्च 1997 को बीजिंग में घोषणा की कि उन्होंने दिसंबर 1996 में ही क्लोनिंग द्वारा प्रयोगशाला में 6 चूहे प्राप्त कर लिए थे। और जापानी वैज्ञानिकों के दल ने एक 8 कोशीय भ्रूण गाय के गर्भाशय से लिया और इसे पोषकीय माध्यम में रखकर, न्यूट्रिएंट मीडिया में रखकर भ्रूण को 8 कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक कर लिया। और इसके उपरांत प्रत्येक कोशिका को अन्य पोषक सरोगेट माता में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार 8 क्लोन्स प्राप्त हुए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लुप्त हो रही प्रजाति एशियन गौर की त्वचा को कोशिका से केंद्रक निकालकर गाय के अकेंद्रीय अंड में प्रवेशित कराकर नवीन द्विगुणित अंड अन्य गाय के गर्भाशय में प्रवेशित कराकर सरोगेट माता से या मदर से गौर बछड़ा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। और यह भी पाया गया कि अन्य जाति के अंड सरोगेट प्राणी में प्रवेशित कराकर क्लोन प्राप्त किए जा सकते हैं, जो कि सोमेटिक न्यूक्लियाई को, कायिक केंद्र को विभाजन के लिए सक्रिय बना देता है। इसी प्रकार अन्य मैमल्स में गाय, लाल मुंह के बंदर, रीसस मंकी जिनको कहते हैं, एवं मूसे के क्लोन बनाए गए, माउस के क्लोन बनाए गए। और इस प्रकार के समाचार जर्नल्स में, पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। इसी प्रकार मानव क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो मानव क्लोनिंग पर अनेक प्रयोगशालाओं में शोध कार्य जारी है और इसका उपयोग मानव के रोगग्रस्त होने पर, जैसे कैंसर से यकृत, हृदय अथवा वृक्क के खराब हो जाने पर मानव भ्रूण जो क्लोन के रूप में तैयार किया गया है से प्रतिस्थापित किए जाने हेतु योजनाएं बनाई गई और इसे चिकित्सकीय क्लोनिंग, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग नाम दिया गया। और यह तो विदित ही है कि मानव देह पराई कोशिकाओं
अंग या ऊतकों को अस्वीकृत कर देते हैं। इसके प्रति प्रतिरक्षाएं बनाने लगते हैं। यदि उसी मानव की देह की कोशिकाएं स्टेम सेल्स लेकर प्रत्यारोपण हेतु अंगों के क्लोन बनाए जाते हैं तो देह इन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार खराब या अनुपयोगी अंगों को बदला जा सकता है। तो ये क्लोनिंग की बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसी तरह से जीनोमिक रिसर्च में हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जीनोमिक शोध से हमारा आशय किसी प्राणी के सभी जीनों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने से है। इसके अंतर्गत प्राणी के सभी गुणसूत्रों की पूर्ण जानकारी, प्रत्येक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की संरचना, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम अर्थात डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स के नाम से जो जाने जाते हैं, उनकी सीक्वेंस, इनके कार्य आदि सम्मिलित किए गए हैं और इस क्षेत्र में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है। यह प्रोजेक्ट 1988 में अमेरिका के ऊर्जा विभाग एवं स्वास्थ्य के राष्ट्रीय संस्थानों यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा प्रारंभ की गई। इसके लिए 15 वर्ष का समय निर्धारित किया गया, किंतु इसे 26 जून 2000 को ही पूरा कर लिया गया। लगभग 12 वर्ष का समय इसमें लगा। इस प्रकार के ज्ञान को जीनोमिक्स का नाम दिया गया। इसी प्रकार 26 जून 2000 को मानव चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों के रूप में जाना जाता है। इसी दिन मानव जीनोम परियोजना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अध्यक्ष फ्रांसिस कॉलिंस एवं जे क्रेग वेंडर ने मानव जीनोम परियोजना का मॉडल प्रस्तुत किया। मानव देह में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें 260 प्रकारों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कोशिका में समान संख्या में गुणसूत्रों का समान जीनोम पाया जाता है। इस शोध के अनुसार मानव में 35,000 के लगभग जीन हैं। मानव में लगभग 6,000 आनुवंशिक विकार होते हैं। मानव जीनोम डीएनए 310 करोड़ क्षार युग्मों बेस पेयर से बना होता है और मानव में के लगभग 40% जीन वैज्ञानिकों के अनुसार रहस्यमय है, अर्थात इनका कार्य ज्ञात नहीं हो सका है। भारत सरकार ने भी अपने देश में विभिन्न जीनोमिक परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया और चूहे एवं सूअर के जीनोम को जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना में प्रारंभ किया गया, उनको उसमें शामिल किया गया। तो ये थी जीनोमिक रिसर्च की बातें। और जीनोमिक रिसर्च से फ़ायदा क्या है ये आप समझिए। एडवांटेजेज ऑफ जीनोमिक रिसर्च, पहला पॉइंट है इसमें मानव में कौन सी जीन कौन से रोग के लिए उत्तरदायी है यह पता लगाया जा सकता है। मतलब कौन सी बीमारी, जो जेनेटिक बीमारियां होती हैं उसके लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है ये मालूम किया जा सकता है। इसका उपचार जीन थेरेपी द्वारा संभव है। बच्चों में जन्म से पूर्व ही इसका ज्ञान हो सकता है और भारत में 4,357 मानव प्रजातियां हैं, अतः इनसे विशाल जीनोमिक बैंक तैयार किया जा सकता है। ऐसे रोग जो मौत का कारण होते हैं लगभग 200 जीन से संबंधित पाए गए हैं और इसके उपचार के लिए
डीएनए संरचना के अनुरूप जैव तकनीकी द्वारा औषधियाँ तैयार की जा सकती हैं। इसी प्रकार अचूक प्रतिरोधक औषधियाँ सभी प्रकार के रोगों हेतु टीका का विकास किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर सभी जीनों के cDNA बनाए जा सकेंगे। इनके टीके, इनकी वैक्सीन्स या प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स तैयार करने में आसानी रहेगी। मानव उपयोगी पशुओं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, खच्चर आदि के नस्ल सुधार कार्यक्रम को अधिक सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा और इसी प्रकार इस क्रिया द्वारा लुप्त होती हुई प्रजातियों का संरक्षण किया जा सकता है। अतः ये प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उनको बचाया जा सकता है। इसी प्रकार जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त जीवों को अनियमित समय तक बनाए रखा जा सकता है और अंतरजातीय संकर बंध जीवों का मल्टीप्लिकेशन कर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्राणियों की, ऐसे जीवों की संकर ओज या हाइब्रिड विगर को क्लोन्स में स्थापित किया जा सकेगा। उच्च उत्पादकता वाले पादप कीटों, रोगों एवं वातावरणीय कारकों के प्रति प्रतिरोधकता रखने वाली फसलें विकसित की जा सकती हैं। इसी क्रम में विभिन्न प्रदूषकों, रेडिएशंस, विकिरणों, उत्परिवर्तन, टॉक्सिन्स से मानव में होने वाले विकारों का अध्ययन भी किया जा सकेगा। आनुवांशिक रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होने से रोकने की विधि अपनाई जा सकेगी। मानव उद्विकास के रहस्यों को समझने में सुविधा होगी और डीएनए द्वारा अपराध विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को जानने में, जटिल मामलों को समझने में, सुलझाने में सहायता मिल सकेगी। जीनोमिक्स द्वारा इस मॉलिक्यूलर लेवल पर इनके लाभ उठाए जाने का प्रयास सफल होगा और इसी प्रकार भारत में जाति विविधता सर्वाधिक है। अतः निर्मित जीनोमिक बैंक सबसे समृद्ध होगा, रिच होगा, क्योंकि बहुत सारी जातियां हैं भारत में। उन सब जातियों का अलग अलग जीन होता है और उनको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया जीनोमिक बैंक इस्टेब्लिश कर सकता है। इसी तरह से आनुवांशिक रिसर्च एवं सूचना तकनीकी से अतिव्यापी बायो कन्फर्मेटिक्स क्षेत्र विकसित हो गए हैं और सन 2006 तक यह $6.9 बिलियन तक का बाजार बन जाएगा और यह संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार से कुछ जीनोमिक रिसर्च की हानियाँ भी होती हैं। इनको कहते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जीनोमिक रिसर्च। उसमें क्या है? पहले पॉइंट पर कुछ राष्ट्रों की कंपनियां एकाधिकार प्राप्त कर अपनी मोनोपोली स्थापित कर अन्य देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने का प्रयास कर सकती हैं, अपना मोनोपोली बना के चल सकती हैं। इसी प्रकार कुछ राष्ट्र रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर, पुनर्योगज डीएनए बनाकर किसी प्रजाति को संक्रमित कर हानि पहुंचा सकते हैं। और इसी क्रम में एक और पॉइंट है कि कुछ अनैतिक शोध को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि क्लोनिंग के अंतर्गत आपको समझने हैं। थैंक यू वेरी मच।